नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार RWA में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज से जिस पल का आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। राजस्थान सीईटी 2026 के लिए आप लोगों की बहुत समय से एक डिमांड चल रही थी कि सर उड़ान सीरीज कब स्टार्ट होगी, हमारी परीक्षा नजदीक आ रही है, कब इस सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज से उसका हो चुका है आगाज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उड़ान सीरीज स्पेशली राजस्थान सीईटी 2026 के लिए हमारे द्वारा एक सीरीज प्रारंभ की जा रही है, उड़ान सीरीज। और उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स के जितने भी प्रश्न आने हैं, लगभग 12 से 15 प्रश्न जो हैं, 12 से 15 प्रश्न जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं पेपर में। और ये आप पक्का मान के चलिए, आपका जो RWA पर विश्वास है, जो आपका समर्पण है RWA के प्रति, तो बिल्कुल उसी के प्रत्युत्तर में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी हम गलत नहीं होने देंगे। आपको पता है 12th लेवल वाली जो सीटी है उसकी एग्जाम है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। उसकी एग्जाम कब है भाई? अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 23 से 25 अक्टूबर को यह परीक्षा होने वाली है। और बात करें हम ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो वो होगी कब? दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। कहने का मतलब अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है कौन सा? 12th लेवल वाली सीईटी का। और ये आप पक्का मानिए, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कमिटमेंट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल जैसा आप प्रारंभ में आज जुड़ रहे हैं, ऐसा अंत तक बने रहिए। जो 40% का टारगेट है, 40% का जो टारगेट है कि सीईटी में अब की बार 40% नंबर लाना बिल्कुल अति आवश्यक है। ये टारगेट आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। आप 40% नहीं, आप आराम से 60 से 70% नंबर प्राप्त करोगे, ये मेरा दावा है। बस आप रेगुलर रहिए, जो भी टीचर आपको चीजें समझा रहे हैं उनको अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है। तो मेरी तरफ से सभी को राम राम, खमा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, एक बार हार्ट भेज के बताइए, आज के सेशन को प्रारंभ किया जाए। सभी के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, संख्या इतनी अधिक है कि नाम पढ़ लिए तो हो गया काम। लेकिन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत खमा गणी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं SS बैंसला ये पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं आपको कि मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की हम परेशानी नहीं होने देंगे। इस सीरीज का जो टाइम टेबल रहने वाला है उस पर हम थोड़ी सी नजर डाल रहे हैं। मैथ्स रहेगी आपकी सुबह 9 बजे, जब आपको ये एक चेहरा दिखाई देगा जो अभी वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। सोमवार से लेकर बुधवार तक 11 बजे तक राम सर आपको पढ़ा रहे होंगे हिंदी, राम सर हिंदी पढ़ा रहे होंगे। और गुरुवार से शनिवार तक विपिन सर के साथ आप होंगे इंग्लिश में। इसी प्रकार 12 बजे की अगर हम बात करें तो 12 बजे पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे आपको। कौन पढ़ा रहे होंगे? संतोष सर पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे, यानी पॉलिटी संविधान से रिलेटेड जो आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा होगा। 1 बजे मिलेंगे आपसे कौन? आपसे मिलेंगे छोटा डॉन, छोटा डॉन मतलब आपके प्यारे दीनदयाल सर, जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल में घुमा रहे होंगे। और उसके बाद रीजनिंग के लिए आपकी मुलाकात होगी 3 बजे हरेंद्र सर से। ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वो आपको रीजनिंग के अंतर्गत सीईटी में करवा चुके हैं।
3 बजे आपसे मुलाकात होगी उनकी। 4 बजे आपकी क्लास होगी किसकी? साइंस की। 4 बजे आपकी क्लास होगी साइंस की। विक्रांत सर बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से विज्ञान की सारी उलझनों को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद 5 बजे आपको मिल रहे होंगे आपके प्यारे दुलारे पंकज सर, राजस्थान कल्चर। अरे राजस्थान क्या, रंग बिरंगा राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान, पूरा कल्चर राजस्थान में जो संस्कृति है, राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान की जो विशेषता है, उन सब की चर्चा कर रहे होंगे आपसे पंकज सर शाम को 5 बजे। और अंतिम क्लास के रूप में राजस्थान हिस्ट्री यानी राजस्थान इतिहास शाम को 6 बजे आपके लिए लाए होंगे राम सर। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर। और हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, ऑलरेडी हमने बता दिया है कि हम पहले टारगेट ले रहे हैं 12th लेवल को। किसको ले रहे हैं? 12th लेवल को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? एलसीएम और एचसीएफ। अब मैं कमेंट सेक्शन पर कोई ध्यान नहीं दूंगा, आप सब भी अपनी कमर की पेटियां क्या कर लीजिए? बांध लीजिए। उड़ान सीरीज उड़ान लेने के लिए तैयार है। तो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एक एलसीएम शब्द है, एक एचसीएफ शब्द है। थ्योरी के साथ एमसीक्यूज हम लेंगे, पूरे कंसेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। ध्यान दीजिए क्या है ये। इनको नॉर्मली हम कहते हैं क्या? एलसीएम के लिए शब्द आता है ले से पे, और एचसीएफ के लिए शब्द आता है साहब मैं से पे। ले से पे और मैं से पे, ये दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या अर्थ होता है इन शब्दों का? ले से पे के लिए हम शब्द यूज करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है जी, लघुत्तम समापवर्त्य। और मैसे पे जो शब्द है इसके लिए शब्द होता है जी महत्तम समापवर्तक। तो देखो मैं आपको कोई रटाने वाला काम नहीं करूंगा, बिल्कुल इजी तरीके से हम चलेंगे और हर कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। अब आप गौर करिए, यहां पर दो शब्द निकल कर आ रहे हैं। एक तो शब्द आ रहा है आपका लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। लघुत्तम का मतलब हो गया जी छोटे से छोटा, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? उसे हम न्यूनतम भी बोल सकते हैं, उसे हम कम से कम भी बोल सकते हैं। छोटे से छोटा कह लीजिए, न्यूनतम कह लीजिए, कम से कम कह लीजिए। और यहां अगर मैं बात करूं तो यहां दो शब्द आएंगे, एक तो सम आएगा और एक शब्द आएगा अपवर्त्य। एक तो सम आएगा, एक आएगा जी अपवर्त्य। अपवर्त्य किसे बोला जाता है? गुणज को। अपवर्त्य किसे बोला जाता है? गुणज को। गुणज बोले तो मल्टीपल, गुणज बोले तो मतलब मल्टीपल। यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य जब शब्द आ रहा है तो लघुत्तम का मतलब हुआ छोटे से छोटा, न्यूनतम कम से कम, और सम अपवर्त्य यानी सम से मतलब समान, अपवर्त्य समान, अपवर्त्य मतलब समान क्या होता है? गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहां एलसीएम जो शब्द है उसका शब्द बनेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट की जगह शब्द आपको लोएस्ट भी मिल सकता है। तो मैं कहूं कि लघुत्तम है क्या भाई? लघुत्तम है क्या? तो लघुत्तम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ध्यान दे लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग जाए, सभी संख्याओं का पूरा भाग जाए।
और अगर भाग जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है वो दी गई संख्याओं का क्या होगा जी, गुणज होगा। वो दी गई संख्याओं का क्या होगा, गुणज होगा। ध्यान दीजिए, लघुत्तम समाह प्रत्यय शब्द आ गया। लघुत्तम एक शब्द होता है लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, लेकिन यहां शब्द आ रहा है लघुत्तम, यहां शब्द आ रहा है लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा, न्यूनतम या कम से कम। वॉइस प्रॉब्लम, क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए सभी, क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम है? मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, लाओ, आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा वो है, बिल्कुल बाइलिंगुअल ही चल रही है, हर चीज का मैं शब्द इंग्लिश में लिख रहा हूं। तो वह छोटे से छोटा मतलब लोएस्ट मल्टीपल आपको ढूंढना है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाए। समान अप्रत्यय। अब यहां आते हैं मैसे पे। मैसे पे में शब्द क्या आ रहा है, महत्तम। मैसे पे में शब्द क्या आ रहा है, महत्तम शब्द आ रहा है। और महत्तम शब्द की अगर हम बात करें तो महत्तम शब्द का जब मीनिंग हम निकालेंगे तो मीनिंग क्या निकल जाएगा भाई, मीनिंग निकलेगा क्या, बड़े से बड़ा। मीनिंग निकलेगा जी बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, अधिकतम। बड़े से बड़ा के लिए हम शब्द क्या यूज करेंगे, अधिकतम। और साथ में एक शब्द आ रहा है समापवर्तक। इसकी भी अगर मैं बात करूं तो सम प्लस अपवर्तक। सम प्लस अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है, हिंदी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है, हिंदी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है, हिंदी बिंदी लगा देती है। अपवर्तक अगर आप तो यहां अपवर्तक को हम बोलते हैं फैक्टर, यानी कि समान। समान क्या, गुणनखंड। अपवर्तक फैक्टर यानी समान गुणनखंड होना चाहिए, या समान क्या बोले, भाजक बोले। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब लैसे पे बोल रहा है तो छोटे से छोटा है, लेकिन जब मैसे पे बोल रहा है तो वह बड़े से बड़ा बोलेगा। लैसे पे छोटे से छोटा है और मैसे पे बड़े से बड़ा है। बात करूं मैं इंग्लिश वर्ड की तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट। कॉमन, यहां भी शब्द आ गया जी कॉमन, और कॉमन के साथ शब्द क्या आया जी, फैक्टर। क्या शब्द आया, फैक्टर। फैक्टर को हम क्या कह रहे हैं, गुणनखंड या भाजक। गुणनखंड या भाजक। अब इसकी हम परिभाषा बनाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 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 दी गई सभी संख्याओं, जिसका दी गई सभी संख्याओं, जिसका दी गई सभी संख्याओं में, जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा 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 भाग चला जाए। एकदम देसी अंदाज में हम परिभाषाएं लेंगे, कोई बहुत बड़ी टिपिकल हम परिभाषाएं नहीं ले रहे हैं। अब अगर आप गौर करोगे तो यहां दो शब्द निकल कर आए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, और यहां क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी कि लैसे पे जो होता है वो संख्याओं का गुणज होता है और मैसे पे संख्याओं का गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल से ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। माना कि मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने संख्या ली जी, मैंने एक संख्या ली 12 और एक संख्या ली 18। इनके हम बात करें एलसीएम की और इनके हम बात करें एचसीएफ की। बात करें एलसीएम की और बात करें एचसीएफ की कि 12 और 18 जो है उसका एलसीएम क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए कैसे हमें करना है। हमने संख्या ली 12 और 18 और इधर अलग अलग ले ली 12 और 18। ध्यान से समझना, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और सारी चीजें यहां थ्योरी में ही आपकी क्लियर हो जाएंगी।
तो कंडीशन देखिए, 12 18 का एलसीएम निकालना है, 12 18 एक साथ ले ली, 12 18 एक साथ ले ली। अब इसमें मुझे भाग देना है, 2 का मैंने भाग दिया, 2 6 12, 2 नाम 18, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 9 का 9, क्योंकि 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दे दिया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब मेरे पास क्या क्या संख्या आई, अब मेरे पास क्या क्या संख्या आई, तो मेरे पास आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इनको आपस में क्या कर दिया जी, गुणा कर दिया जी। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब आप गौर करिए, 36 जो है उसमें यदि 12 का भाग दे या 18 का भाग दे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 का और 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो अलग अलग मैंने संख्याएं ली, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, 18 मैंने संख्या ली, 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। अब बात करें एचसीएफ, बात करें एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या था, एक शब्द तो था हाईएस्ट, एक था हाईएस्ट, एक शब्द था हमारा कॉमन, एक शब्द था हमारा कॉमन और दूसरा शब्द था हमारा फैक्टर। ठीक है जी। तो बात करें हम किसकी, कॉमन फैक्टर की, तो मैंने देखा 2 यहां भी आ रहा है और 2 यहां भी आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कहोगे सर आ रहा है। मैंने देखा 2 यहां आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, 1 3 इधर आ रहा है, 1 3 इधर आ रहा है, या दूसरे अर्थों में मैं ये कहूं 2 की घात 2 गुणा 3 था और इधर 2 गुणा 3 की घात 2 है। तो मुझे पहले कॉमन शब्द निकालना है, तो कॉमन 2 भी है और कॉमन 3 भी है, कॉमन 2 भी है और कॉमन 3 भी है। अब कंडीशन ये कि मुझे हाईएस्ट क्या लेना है, कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी लेनी है। तो 2 का कॉमन जो बड़े से बड़ा अगर मैं फैक्टर देखूंगा तो दो दोनों में कॉमन एक बार ही आ रहा है, कितना कॉमन एक बार ही आ रहा है और 3 भी एक बार, तो 2 गुणा 3 6 इसका क्या आ रहा होगा, एचसीएफ आ रहा होगा, 6 इसका क्या आ रहा होगा, एचसीएफ आ रहा होगा। बात समझिए, एक मेरे पास एलसीएम है, एक मेरे पास एचसीएफ है। एलसीएम जब मैंने लिया तो आया 36, एलसीएम जब मैंने लिया तो 36 आया। 36 वो संख्या है जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 18 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये जो संख्या है ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है किसका 12 और 18 का मल्टीपल है, यानी कि गुणज है, मल्टीपल है यानी कि गुणज है। 12 18 का एचसीएफ जो आया है वो कितना है, 6 है। तो ये 18 का और यही किसका 12 का क्या है, फैक्टर है, 12 का क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड है। एक बार सभी हर्ट भेजकर मुझे बताइए कि यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। किसी को कोई समस्या, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं एलसीएम एचसीएफ निकाल रहा हूं तो आप गौर करिए, मैंने संख्या ली थी 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम जब मैंने निकाला तो वो आया 36 और 12 और 18 का जब मैंने एचसीएफ निकाला तो वो आया मेरे पास कितना, 6। मेरे पास कितना आया, 6 आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान दीजिए, 12 और 18 का एलसीएम 36 आया, 12 और 18 का एचसीएफ 6 आया। अब मैं ये कहूं, क्या दुनिया में, ध्यान देना, क्या दुनिया में 36 ही एकलौती ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 18 का भाग जाता हो? तो आप कहोगे सर ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। बेटा अंशराज, पीडीएफ वगैरह जो भी आपकी समस्या है उनकी चर्चा लास्ट में हम करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस रहना चाहिए स्टडी पर, जिस चीज के लिए हम आज आपसे जुड़े हैं। सब चीजों की समस्या हम लास्ट में लेंगे कि भाई पीडीएफ कहां मिलेगी, कैसे सीरीज चलेगी, वो सारी चर्चा हम लास्ट में कर लेंगे। तो अब आप देखिए, एलसीएम 36 आया, तो अगर मैं बात करूं इसकी कि 36 में 12 का और 18 का भाग जाता है,
बिल्कुल 100% जाता है। लेकिन अगर मैं 36 को 2 से गुणा करूं, 36 को 2 से गुणा करूं तो 72 आ गया। 36 को मैं 3 से गुणा करूं तो 108 आ गया। 36 को मैं 4 से गुणा करूं तो 144 आ गया। 36 को अगर मैं 5 से गुणा करूं 180 आ गया। तो ये सारी संख्याएं भी 12 18 से भाज्य हैं। ये सारी संख्याएं भी 12 18 से क्या हैं, भाज्य हैं। तो बात ये कि लघुत्तम होगा क्या। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने शब्द लघुत्तम बोला है। लघुत्तम बोला है मतलब छोटे से छोटा मान लेना है। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा मान मुझे लेना है। तो आप खुद देख लीजिए, क्या इस 36 से छोटी कोई संख्या है। इस 36 से छोटी कोई संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 18 का भी जाए। तो आप कहोगे सर ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यहां पर जो मैं आंसर दूंगा वो होगा 36। बाकी ये 36 के मल्टीपल हैं, 36 के गुणज हैं। तो इनडायरेक्ट वे में मैं ये कहूंगा लैसे पे हमेशा संख्याओं का क्या होता है जी, गुणज होता है। हमेशा संख्याओं का क्या होता है जी, गुणज होता है। कहने का मतलब लैसे पे वह संख्या हो जाएगी जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। फटाफट से हट भेज के बता दीजिए कि ऑल क्लियर है। लैसे पे में अब हमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा आप क्लियर करके बता दीजिए। फिर से देख लीजिए, 12 18 का एलसीएम 36 आया। 36 के जो मल्टीपल है वो 72 भी है, 108 भी है, 180 भी है, 144 भी है। तो इनमें सबसे छोटा अगर मैं मान लूंगा, सबसे छोटे मान की मैं बात करूंगा तो वो 36 है। ये चीज आपकी बिल्कुल एकदम क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर है। अब इसी प्रकार हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ कितना आया, 6। तो क्या 6 से छोटी कोई संख्या नहीं है। आप कहोगे सर 1 का भी भाग जा रहा है, आप कहोगे सर 2 का भी भाग जा रहा है, आप कहोगे सर 3 का भी भाग जा रहा है। ये सब भी इनके क्या है, भाजक है। ये सब भी इनके क्या है, भाजक हैं। और भाजक हैं तो यहां आप गौर करिए कि इन सब का भाग जा रहा है। तो ये भी तो मैसे पे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा। ठीक है जी। तो यहां तक आपकी बात क्लियर हुई। अब आप गौर करिए, मैंने संख्या ली थी 2, एक ली थी 12 और एक ली थी 18। इनका एलसीएम जो आया है वो आया है जी 36। इनका एचसीएफ जो आया है वो आया है जी 6। तो आप गौर करिए, यहां से क्या नियम बन जाता है। अगर मैं दोनों संख्याओं को गुणा करूं, 12 को गुणा करूं 18 से, 12 को 18 से गुणा करूं और 36 को 6 से गुणा करूं, 12 को 18 से गुणा करूं, 36 को 6 से गुणा करूं, तो 12 गुणा 18 हुआ 216 और 36 को 6 से गुणा किया 216। तो नियम क्या बन गया, तो नियम क्या निकल कर आ गया, तो नियम निकल कर आ गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा। बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने कहा कि मैं 12 और 18 को गुणा कर रहा हूं तो 216 आ रहा है, मैं 36 को 6 से गुणा कर रहा हूं तो 216। तो 36 क्या है,
36 क्या है? इन दोनों संख्याओं का क्या था जी? एलसीएम था। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। और 6 की अगर हम बात करें तो 6 इन दोनों संख्याओं का क्या था? एचसीएफ था। तो यह भी एक प्रॉपर नियम होता है। इस नियम के आधार पर आपको बाकायदा एग्जाम में सवाल मिलेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल के बराबर होता है। और यदि आप बात करें तो 12 और 18 का एलसीएम आ रहा है 36 और एचसीएफ आ रहा है 6 से आप गौर करिए 36 जो होगा वो पूर्णतः भाज्य होगा। 36 जो होगा वो पूर्णतः क्या होगा? भाज्य होगा। पूर्णतः क्या होगा? भाज्य होगा। यहां तक आपकी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जाट साहब आप कह रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा, तो देखो सिंपल बात है। शुरुआत में हो सकता है आपको चीजों की कोई समस्या हो, लेकिन इस क्लास को जब आप दोबारा देखोगे तो आपको चीजें एक एक क्लियर होंगी। इतने आराम से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो यहां तक हमने एलसीएम एचसीएफ की बहुत चर्चा करी है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने 24 है, 42 है और 56 है। इसका आपको एलसीएम बताना फटाफट से। मेरे शेर और शेरनियों, मेरे बब्बर शेरों, फटाफट से कीजिए आंसर कि 24 है, 42 और 56 है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? और मैं देख पा रहा हूं एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं, बट अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में प्रेजेंट हैं लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है। तो एक थम्स अप होता है, एक अंगूठे का निशान होता है, उस पर कर दीजिए क्लिक, जिससे पता चले कि हाँ भाई सर हम क्लास में उपस्थित हैं और चीजें हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। उत्तर मेरे पास आ चुके हैं। देखिए संख्या है 24, 42 और 56। मैंने क्या बताया? भाग दीजिए। 2 का मैंने भाग दिया, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 21 बार, 2 का भाग 28 बार, फिर 2 का भाग दिया जी, 2 का भाग 6 बार, 21 में भाग नहीं गया, 2 का भाग 28 में 14 बार, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 21 में भाग नहीं गया, 2 सत्ते 14, फिर मैंने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 का 7 और लास्ट में 7 का भाग दे दिया 1 1 1। बस ये 1 1 ही तो लाना है, एक नंबर पर ही तो हमें पहुंचना है, एक सीट ही तो हमें लानी है, बस वहीं तक तो जाना है। तो देखिए क्या बना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। जब मैं इन्हें गुणा करता हूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168 बोले तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। दोबारा से देख लीजिए, एक संख्या 24 थी, एक संख्या 42 थी, एक संख्या 56 थी, तीनों को एक साथ लिया और उसमें ऐसी संख्या का भाग दीजिए जिसका कम से कम 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं में भाग चला जाए। नंबर 2 बात ध्यान रखना, जब भी आप भाग दोगे केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। 2 का दे दिया, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का। ऐसा नहीं कि कहीं इसमें 4 का भाग दे दो, आप 9 का भाग दे दो। ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है। देखिए साहब, मैंने संख्या ली 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 गुणा 7 की घात 2 का लैसे पे ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। अब तुम कहोगे ऐसा तो कुछ हमें सिखाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं सिखाया? अभी देखिए इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। 2 की घात 2, 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 गुणा 7 की घात 2 है। मुझे इनका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम मतलब ऐसा मल्टीपल जिसमें इन सब का भाग चला जाए। तो आप इनमें देखिए आपको कौन कौन सी डिजिट मिल रही है, तो आप कहोगे सर इसमें 2 मिल रहा है,
इसमें मुझे 3 मिल रहा है, इसमें मुझे 5 मिल रहा है, इसमें मुझे 7 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। फिर इनकी छोटी से छोटी घात, घातों में, घातों के प्रश्नों में, घातों के प्रश्न में यानी पावर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें घातों के प्रश्नों में एलसीएम के अंतर्गत, एलसीएम में छोटी से छोटी घात लेनी है, बड़ी से बड़ी घात लेनी है। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो 2 की बड़ी से बड़ी घात देखें, 2 की बड़ी से बड़ी घात देखें तो 2 की बड़ी से बड़ी घात 4 है। अब आप गौर करो, 2 की बड़ी से बड़ी घात 4 है तो ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। मुझे आगे इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। और ये चीज भी आपको सीखनी है। एग्जाम में हार्ड वर्क नहीं बेटा, एग्जाम में कौन सा? स्मार्ट वर्क चलेगा। स्मार्ट वर्क से कहीं ना कहीं हम सेलेक्ट होंगे। हमें अपनी अप्रोच इतनी अच्छी करनी पड़ेगी, हमें अपना सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो पुराने परंपरागत तरीके हमें छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल भभूत दे दी, ये भभूति तो है कि पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। आ गई बात। अब ध्यान दीजिए, मैंने उत्तर तो निकाल दिया, बाकी और भी देख लीजिए। 3 की बड़ी से बड़ी घात 6 है, 5 की बड़ी से बड़ी घात 5 है और 7 की बड़ी से बड़ी घात 2 है। आगे भी अगर मैं जाऊंगा तब भी उत्तर वही रहेगा, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। बात क्लियर? बात सबके समझ में आ गई? अब देखिए जी कंसेप्ट और कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए। मैंने ली क्या कंडीशन? 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत कह लीजिए या दूसरे अर्थों में क्रमिक कह लीजिए या लगातार कह लीजिए। क्या कह रहा हूं? 2 क्रमागत ले लीजिए, क्रमिक ले लीजिए, लगातार ले लीजिए, कोई सी भी आप कंडीशन रख सकते हैं। इनका वही बात, एक तो मुझे एलसीएम बताना है, और एक मुझे क्या बताना है? एचसीएफ। एक तो एलसीएम बताना है और एक मुझे क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो ध्यान दीजिए, 2 क्रमागत क्रमिक लगातार संख्याओं का जो एलसीएम होगा हमेशा उन संख्याओं का क्या होगा जी? गुणनफल होगा। हमेशा उन संख्याओं का क्या होगा जी? गुणनफल होगा। और बात करूं मैं एचसीएफ की तो एचसीएफ हमेशा कितना होगा जी? 1 होगा। क्या मतलब है? 2 लगातार जब आप संख्या लेते हो, 2 लगातार आप संख्या लेते हो, यानी कि 5 6 ले ली, 20 21 ले ली, 55 56 ले ली, कोई भी आप लगातार 2 संख्या ले लो, उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होगा। मैंने ली 15 और 16, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 15 गुणा 16, 16 पंज 80, 16 एकम 16 और 8 24, तो 240 इनका क्या हो गया जी? एलसीएम हो गया। इनका एलसीएम कितना हो गया? 240। मैंने लिया 80 और 81, तो इन दोनों का गुणनफल, 8 एकम 8, 8 8 64, 6480 इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। मैंने लिया 110 और 111, ये मैंने संख्या ली तो 110 को 111 से गुणा कर दिया तो रिजल्ट क्या हो गया? जी, ये लीजिए, ये इनका क्या हो गया? एलसीएम। तो एलसीएम तो हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होगा। बात करूं एचसीएफ की तो यहां 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो 2 लगातार यदि आपको संख्याएं मिल रही हैं तो उनके बात करें हम एलसीएम की तो वो उन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। और बात करूं मैं उनके एचसीएफ की, वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मैं लेता हूं जी अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर लेता हूं, या मैं लेता हूं सहअभाज्य, सहअभाज्य।
अभाज्य ले लिया, सह अभाज्य यानी को प्राइम। यहां भी सेम कंडीशन यही रहेगी, यहां भी सेम कंडीशन यही रहेगी। एक तो इनके एलसीएम की बात करें, एक इनके एचसीएफ की बात करें। अगर मुझे अभाज्य यानी प्राइम नंबर मिल रही हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो, एक तथा स्वयं से क्या हो, भाज्य हो। एक का और खुद संख्या का अगर भाग जा रहा है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी गंगापुर सिटी से हैं। 1 से 100 तक अगर हम बात करें, 1 से 100 तक अगर हम बात करें तो टोटल अभाज्य संख्या होती है 25। टोटल अभाज्य संख्या होती है कितनी, 25। तो बात करूं मैं एलसीएम की, मैंने लिया 5 और 11, 5 और 11 तो बात वही, दोनों को गुणा कर दो, 11 गुणा 5 किया, एलसीएम आ गया जी 55। मैंने लिया 7 और 5 तो 7 को 5 से गुणा कर दिया तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 मेरा एलसीएम हो गया। मैंने मान के चलिए संख्या ली 29 और 11, मैंने संख्या ली 29 और 11 तो 29 को 11 से गुणा किया, 9 9 2 11 2 और 1 3, 319 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और बात करूं एचसीएफ की तो एचसीएफ में वही कंडीशन, एचसीएफ हमेशा क्या होगा जी, 1 होगा, हमेशा क्या होगा जी, 1 होगा, हमेशा क्या होगा जी, 1 होगा। बात करें सहभाज्य की तो सहभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनका नियम ही यही कहता है जिनका मैसे पे 1 हो। सहभाज्य कौन, जिनका मैसे पे 1 हो, या कह दें कि उनमें कोई भी क्या नहीं हो, क्या कॉमन खंड नहीं हो। जैसे कि मैंने संख्या ली 10 और 21, मैंने संख्या ली 10 और 21। अब 10 के मैं फैक्टर करूंगा तो 5 गुणा 2 बनेंगे, इसका 7 गुणा 3 बनेगा। तो आप गौर करो क्या इनमें कोई कॉमन है, कोई इनमें कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो 10 गुणा 21 कर दिया 210, 210 क्या हो गया जी, एलसीएम, 210 क्या हो गया जी, एलसीएम। और बात करूं एचसीएफ की तो एचसीएफ वही आएगा आपका 1, एचसीएफ वही आएगा आपका 1। तो क्या क्या कंसेप्ट हमने सीख लिए कि अगर हमें दो लगातार संख्या मिलती हैं तो उनका एलसीएम हमेशा संख्याओं का गुणनफल होगा, और बात करूं एचसीएफ की तो वो हमेशा 1 होगा। उसके स्थान पर यदि मुझे प्राइम या को प्राइम संख्याएं मिलती हैं, यानी अभाज्य या सहभाज्य संख्याएं मिलती हैं, तो वहां कंडीशन क्या है कि अभाज्य संख्या यदि मिल रही है, प्राइम नंबर यदि हमें मिल रही है या सहभाज्य संख्या हमें मिल रही है तो एलसीएम उनका गुणनफल और एचसीएफ हमेशा 1। यानी एलसीएम में फिर से वही बात कि एलसीएम हमेशा क्या होगा जी, संख्याओं का गुणनफल ही होगा, संख्याओं का गुणनफल ही होगा। और एचसीएफ की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए, कोई परेशानी। थ्योरी भी पढ़ाओ, कौन है रामवीर बेटा, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल पूरा सिलेबस कराएंगे तनीषा जी, पूरी कंप्लीट की 12th वाला जो सीईटी है उसका सिलेबस कंप्लीट करें। बिल्कुल नोट्स आप बना सकते हो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अभी आपको कमेंट में मिल जाएगा। ऐसे हो रहा है पिन कि पीडीएफ कहां मिलेगी, RWA का ऐप आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंतर्गत उड़ान सीरीज में ये आपको पीडीएफ मिल रही होंगी। तो क्लियर है यहां तक सबका, बताइए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड। और देखिए, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो या आप यूं मान के चलिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम चीजें लेकर चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे मैं आपके क्लियर कराऊंगा।
ये मेरा आपसे वादा है। बस आप तो RWA पर अपना विश्वास रखिए। अभी पिछला LDC का पेपर हुआ है, आप भाई बहन सगे संबंधी कोई जो हमसे LDC में जुड़ा हुआ हो, उस आप जाकर पता करिए कि क्या रहा हमारा रिजल्ट। मैथ जैसी सब्जेक्ट में जहां डेटा चेंज होता है, एज इट इज हुबहू हमने प्रश्न फंसा दिए। और आज की ये जो क्लास है, तो ये नहीं कि एक दिन आए फिर कि अब तो हो गया साहब, अब देख लिया हमने। कल इसी से रिलेटेड कुछ MCQ जब आप मिलेंगे ना, तो आप देखना, आपको वहां वो न्यू पैटर्न मिलेगा जो कह तो बहुत रहे हैं कि हम नए पैटर्न के अनुसार पढ़ाएंगे, लेकिन नया पैटर्न दूर दूर तक नहीं मिल रहा। उस बात का मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि राजस्थान में कहीं भी कोई भी जो पैटर्न हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चनों का आजकल स्तर है, जो हम सिखा रहे हैं, वो कोई नहीं बता रहा। और LDC में भी हमने वही काम किया था और उसका रिजल्ट हमें यह मिला कि एग्जाम में बच्चे 25 में से 25 सवाल सही करके आए। चलिए अब इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। दो अभाज्य संख्याओं x और y, और x बड़ा है किससे, y से, का लेसेप है 119 है। 119 है तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, दो संख्याएं मेरे पास x और y दोनों अभाज्य हैं, दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, और उनका लेसेप 119 है, तो 3y माइनस x का मान मुझे बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बेहतर रिजल्ट आप दे रहे हो। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ्स के क्वेश्चन बेटा 12 से 15 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के मिला करके 25 क्वेश्चन आपको मिल जाने। तो अब आप देखिए, वो खुद कह रहा है एक्स और वाई दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों कौन सी संख्या है, अभाज्य है। और ये भी कह दिया, और ये भी कह रहा है कि x बड़ा है किससे, y से। और मैंने कहा अभाज्य संख्याओं का लेसेप हमेशा उनका गुणनफल होता है। तो 119 जो है ना, 119 जो है वो क्या है, x गुणा y है। x गुणा y बराबर 119 है, x गुणा y बराबर 119 है। अब सीधी सी कंडीशन है, आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। तो बात करें हम कि दो संख्या ऐसी जिनको गुणा करने पर 119 आ जा रहा है, x बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए किससे, y से। तो मुझे तो पहाड़े याद हैं, 17 सत्ते क्या होंगे जी, 119 होंगे। 17 सत्ते 119 होंगे। तो मैं कहूंगा x का मान 17 है और y का मान कितना है, 7 है। मुझे क्या बताना है, 3y माइनस x बताना था। y की वैल्यू कितनी है, 7 है। y की वैल्यू कितनी है, 7 है। x की वैल्यू कितनी है, 17। 7 या 21, और 21 में से 17 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 बोले तो ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी मतलब बी फॉर बैसला सर, बी फॉर बैसला सर इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देखिए, उसने कहा x y दोनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। x और y दोनों प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, और उनका गुणनफल कितना है, 119 है। तो सीधी सी बात है, गुणनफल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब वो एलसीएम बोल रहा है तो मैं सीधा सीधा जानता हूं कि एलसीएम तो अभाज्य का हमेशा उनका क्या होगा, गुणनफल ही होगा। तो दो संख्या से लेनी थी जिनको गुणा करने पर 119 आना चाहिए, इनको गुणा करने पर 119 आना चाहिए था। तो संख्या बनी 17 सत्ते 119। तो x का मान 17, y का मान 3, ये मुझे इक्वेशन दी गई थी। तो 3y माइनस एक्स, y की वैल्यू 7 हो गई, x की वैल्यू 17। 21 में से 17 घटाया, आंसर हो गया मेरा 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अरे बेटा चिंता मत कर, शुरू से नहीं अंत तक यही पैटर्न रहेगा और यही चीज आपको सिखाई जाएगी। चलिए जी अगला प्रश्न देखें। अगला क्या है, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x प्लस 1 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। दो संख्या आपको दी है x और x प्लस 1, दो संख्या आपको दी गई है x और x प्लस 1 का एलसीएम
याद कीजिए। इससे ज्यादा सरल सवाल अब आपके लिए है क्या? अरे तुरंत उड़ाओ, तुरंत उड़ाओ। एक आंसर एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया। आशीष मीणा जी का सबसे पहले उत्तर आया है बी। आशीष मीणा जी कह रहे हैं बी फॉर बैसा सर। क्लास कितने बजे? बेटा 1-1 घंटे की क्लास है सब। जाट साहब का बी। प्रियंका जी, हाथीराम चौधरी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अयांश बेटा चिंता मत कर, मेरा सेकंड ग्रेड का एग्जाम आपको पता है, मैं तो पहले ही कह चुका था 25 में ए, 25 में बी, 25 में सी और 25 में डी। अपना यही सिस्टम है, अपन तो ऐसे ही एग्जाम देते हैं। बहुत बढ़िया, राइट आंसर बी। वो संख्या दे रहा है, एक तो एक्स और दूसरी संख्या दे रहा है एक्स प्लस वन। एक एक्स और एक एक्स प्लस वन है तो अंतर एक का है। अंतर कितने का? एक का। और अंतर एक का है तो सीधा सा है क्रमागत संख्या। और क्रमागत संख्या अगर आ जाती है, कंजिक्यूटिव नंबर यदि आ रहे हैं तो कंजिक्यूटिव नंबर का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होगा। हमेशा उनका क्या होगा? गुणनफल। ये होता है कंसेप्ट के आधार पर चीजों को समझना। यदि कंसेप्ट आप पूरा क्लियर करके चल रहे हो, कंसेप्ट आप पूरा करके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे भी रिप्लाई दो। बीटीएस गर्ल, बेटा बीटीएस गर्ल आपने क्या बात हमसे पूछी थी वही हमें पता नहीं है तो हम कैसे करें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वह छोटी से छोटी, अरे क्या आ गया भैया? छोटी से छोटी आ गया। सवाल क्या आ गया? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से 8 से 10 से और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। हर बार कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है। अब आप ध्यान दीजिए, वो कह रहा है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी बोल दिया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि एलसीएम तो निकलेगा ही निकलेगा। एलसीएम तो निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने संख्या ली 9 ली, मैंने संख्या 8 ली, मैंने 10 ली और मैंने 12 ली। 9, 8, 10 और 12, 9, 8, 10 और 12 सबका मैं क्या लूंगा? सर मैं अजमेर से हूं, हिंदी पढ़ना चाहती हूँ। बेटा अभी 11 बजे लगेगी, 11 बजे लेना आप क्लास, ठीक है? 9, 8, 10, 12। तो ध्यान दीजिए, 2 का भाग दिया, 9 में भाग नहीं गया। 2 का भाग 8 में 4 बार, 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। फिर 2 का भाग दिया, 9 का 9 आया, 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं गया और 2 तिया 6। फिर मैंने 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 2 का 2, 5 का 5, 3 1 3। अब आप चाहो तो भाग दे दो और आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, कोई वो बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी अभाज्य संख्या ही बच रही है। इनमें भाग दोगे तब भी वही बात है, आपका टाइम जरूर खर्च हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही बहुत है। तो मेरे पास संख्या आ गई है। अब देखो, इतनी सारी संख्याओं को आपको गुणा करना है तो आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना होता है। जब भी आप इनको गुणा कर रहे हो और उनमें मिल जाए आपको 2 और 5, उनमें मिल जाए आपको 2 और 5, तो उसको बचा लेना, बाकी को गुणा कर लेना। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 2 और 5 का गुणा कितना होगा? 10। 36 को मैंने 10 से गुणा किया, 36 10 से गुणा किया तो 360 आ गया। 360 क्या आ गया जी? 360 आ गया जी एलसीएम। 360 क्या आ गया? एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब है जितनी भी संख्याएं हैं, उनका वो गुणज है, उनका वो गुणज है, उनका वो मल्टीपल है, उनका वो गुणज है, उनका वो मल्टीपल है। यानी उन संख्याओं का, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, उन सबका एलसीएम में पूरा पूरा भाग जाएगा। उन सबका एलसीएम में पूरा भाग जाएगा। तो सीधी सी गणित है, इनका भाग देंगे जब तो पूरा जा रहा है, लेकिन उसने कहा हर बार कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। हर बार कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। जैसे कि मैं देखूं 10 है, 10 में मैं 5 का पूरा भाग दूंगा, पूरा भाग जाएगा। 15 में 5 का भाग दूंगा, पूरा जाएगा। 20 में 5 का भाग दूंगा, पूरा भाग जाएगा। तो शेष बचने के लिए क्या चाहिए? शेष बचने के लिए उससे ऊपर की संख्या होनी चाहिए। जितना भाग जाएगा उससे ऊपर, तो शेष कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। मेरा जो
एलसीएम है, मेरा जो एलसीएम है वो आया है 360। मेरा एलसीएम कितना आया है 360। 360 में तो इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 शेष बचना चाहिए था, तो 3 और मैंने जोड़ दिया, तो अब मेरी संख्या बन गई 363। और यही मेरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी, यही मेरे प्रश्न का आंसर, क्योंकि 360 में तो इन सब का पूरा पूरा भाग जा रहा था, 360 में तो इनका पूरा पूरा भाग जा रहा था। अब मेरे पास शेषफल आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए 3। अब आप किसी भी संख्या का भाग देके देख लीजिए, अगर 363 में आप 9 का भाग दोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 40 आपका भाग गया, प्लस आपका शेषफल कितना बचा, 3 बचा। आपका भाग देना है, आपको भाग देना है किसका, 8 का। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 का मतलब 4 बच गया, 8 पंजे 40, भाग जाएगा 45 बार, शेषफल क्या बच रहा होगा, 3 बच रहा होगा। आप भाग दोगे 363 में किसका, 10 का, तो आप देख लीजिए पूरा पूरा भाग जाएगा 36 बार और शेषफल बचेगा आपके पास 3। इसी प्रकार 12 का अगर भाग देते हो 363 में तो भाग जाएगा 30 बार, 30 बार और शेषफल बचेगा आपका 3, और शेषफल बचेगा आपका 3। बात क्लियर हो गई होगी कि अगर वो ये कह रहा है कि भाग देने पर ये शेषफल बचे तो संख्याओं का एलसीएम लेना है, संख्याओं का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर के उसमें जितना वो शेष बोल रहा है, वो शेष रहा है, और शेष की जगह शब्द भी आ सकता है, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए। तो आपको जो वो बोल रहा है उसका उल्टा करना है, उसका क्या करना है, उल्टा, यानी घटाना बोल रहा है या शेष बोल रहा है तो जोड़ना है। आ गई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। चलो अगला सवाल देखिए, दो अलग अलग संख्याओं में से पे हमेशा एक होता है जब, दो अलग अलग संख्याओं का में से पे एक होता है जब दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या सम होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियंका जी, पीयूष कावरा जी, अभिषेक जी, मानस जी, प्रिंस, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही। अभी जस्ट मैंने बताया था अगर दोनों संख्याएं प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर होंगी तो उनका में से पे हमेशा क्या होगा, एक होगा, उनका में से पे हमेशा कितना होगा, एक होगा। तो अब मुझे बताइए कैसा रहा आज का सेशन। आज जो भी चीजें हमने सीखी, जो भी चीजें हमने पढ़ी, वो चीजें क्लियर हुई या नहीं। और अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, अभी इसकी एक क्लास और मिलेगी आपको, कल भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे होंगे। एक बार मुझे सभी हार्ट भेज के बताइए कि सर ऑल क्लियर है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, बाद में मत कहना कि गुरुजी हमें बताया नहीं, बाद में मत कहना कि गुरुजी सर हमें बताया नहीं। बिल्कुल 100% ये मान के चलना, आप लोगों ने अगर प्रेजेंट नहीं लगवाई तो आप ये पक्का मान के चलना, फिर चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर मुझे मत दोष देना कि सर ये क्या हुआ। हमने तो बहुत कोशिश करी समझ की, पर चीजें समझ में नहीं आई, उसका कारण यही है। और बिल्कुल आप चिंता ना करिए, हर क्लास आपको इतना बेस्ट कंटेंट, इतनी बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है कि सीईटी में 40 नहीं, हम आपसे कह रहे हैं सीईटी में आप 50 से 60% नंबर प्राप्त करोगे, ये आप पक्का मान के चलना। और जैसा आज हम में जोश और जुनून है, वैसा ही जोश और जुनून आप में भी अंत तक बना रहना चाहिए। और सभी इस क्लास के बाद एक प्यारा सा क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, अपनी सुझाव सलाह भी आप देंगे कि किस प्रकार का रहा ये सेशन, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, आपकी और क्या इच्छा है कि सर ये काम और हो जाए, फिर तो लाइफ बन जाए। ठीक है सर। हाँ, एक कमेंट आ गया, चलते चलते बता देते हैं। वो कह रहे हैं सर एक इवन और ऑड का भी तो एक होता है, इवन और ऑड का एक होता है। ले बेटा, ले मेरे बेटा, देख 2 और 5, एक इवन है और एक ऑड है। 2 और 5 का मैं एचसीएफ अगर आप लेते हो तो वो एक आएगा। लेकिन अब आप गौर करो, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, आप कहोगे सर दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है।
तो इसीलिए वो चीज बोल रहा है कि दोनों संख्याएं जब अभाज्य होंगी तो उनका में से पे हमेशा एक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। बहुत बेहतर तरीके से आपने रेस्पॉन्स किया। जो हमारी एक सोच थी कि राजस्थान में सीईटी के बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सके, और उसी रूप में आपने भी हमें रेस्पॉन्स दिया। बिल्कुल इसी प्रकार हर क्लास में आपको जुड़ना है और सीईटी क्लियर नहीं करनी आगे इन फ्यूचर में, चाहे वो पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, प्रत्येक एग्जाम जो भी इन फ्यूचर में निकलेगी उसे भी हमें क्रैक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।